अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं हसन, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। एहसन भाई, आप में और डॉन में क्या चीज कॉमन है भला? मुझ में और डॉन में। डॉन? यार स्पेलिंग का फर्क है बस, और कुछ नहीं। मैं कहने वाला था कि डॉन को भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और आपको भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये आखिर देखें, या तो ये होता कि ना पकड़ा जाता। थे। ये तो मैं वही कहने लगा था कि लॉकडाउन की 100 मसले मसाइल और बुराइयां अपनी जगह, एक जो मेरा पर्सनली फायदा ये हुआ कि आप मेरे हाथ आ गए, क्योंकि आप वरना हाथ नहीं आ रहे। सीरियसली स्पीकिंग, आज सुबह से भी इतनी फोन कॉल्स और वो ये आपने जूम करवाया, तो इससे पहले मैं जूम पर कुछ 2 मीटिंग्स ऑलरेडी कर चुका था। मैंने कहा यार ये तो बड़े फायदेमंद चीज है, थैंक यू सो मच। चले, कमाल हो गया। मैं यही सोच रहा था कि आप वो इंसान है, लॉकडाउन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, दैट यू यूज टू वर्क 12 आवर्स। आप कहते थे भाई रात को 12 बजे के बाद अगर इंटरव्यू करना है तो कर लेंगे, फिर वो तभी टाइम मिलेगा। तो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं लॉकडाउन? आप तो वो शख्सियत है कि जो एक सेकंड के लिए ना बैठे कहीं पे। Hasn't 12 hours नहीं, more than that. I normally work 18 hours because दिन में मैं पिकनिक करता हूँ, रात में मैं पार्टी करता हूँ। शूट जो है वो that's I consider my shoot as my picnic and my edit as my party. यस, आई नो। तो दिन ईद और रात शबरात। तो आजकल कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? यार ना आजकल पिकनिक हो बहुत रही है और ना पार्टी हो रही है। मैं frankly speaking, if I tell you हसन, बहुत कम लोग इस चीज को बिलीव करते हैं। I have a gifted thing कि मैं अपना स्विच ऑफ कर देता हूँ अच्छा। and I go into hibernation. चाहे वो 1 घंटे की हाइबरनेशन हो, आई कैन इजीली गो हाइबरनेट। सो ये हाइबरनेशन ही है बेसिकली, जो ये सेल्फ डिस्टेंसिंग है, सारी की सारी सोशल डिस्टेंसिंग। सो एवरीबडी हैज बीन हाइबरनेटिंग, विच इज गुड। उनको अंदाजा होगा, यहाँ से जब निकलेंगे तब उनको एहसास होगा कि वो क्या क्या चीजें मिस कर रहे थे अपनी जिंदगी में। बिकॉज हम 1% देते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को। हम सोचते यही है कि हम घर आ गए हैं तो अब नाउ वी आर विद द फैमिली, बट नो, वी आर नॉट। वी आर नेवर विद द फैमिली। उस वक्त भी फोन आ रहे होते हैं, उस वक्त भी अगले दिन की मीटिंग अरेंज हो रही होती है, उस वक्त भी सुबह की शूट का, रात की एडिट का, फलाना ढिमकाना, सब कुछ वही चल रहा होता है। सो मेरे ख्याल में अब लोगों को एहसास हुआ होगा कि अच्छा 100% फैमिली को देने का क्या मतलब होता है। ये आपकी बात 100% सही है। बट वाइल टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन, एक चीज जो कि हाइबरनेट होते हुए हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो है आपका ड्रामा ये दिल मेरा। और मैं कहता हूँ कि क्या ही कमाल आपने ड्रामा बना दिया है। आई रिमेम्बर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, जब पहली दूसरी किस्त आई थी तो मैंने आपको पूछा था, मैंने कहा था एहसन भाई मर्डर मिस्ट्री मेरा फेवरेट जॉनर है, तो ये कौन सा जॉनर है? इसमें सस्पेंस है, मिस्ट्री है, थ्रिल है, क्या है? तो आपने मुझे एक बात बोली थी एंड स्टक विद मी। आपने कहा था इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। एंड जी अब वो मुझे बात समझ आना शुरू हुई है जो आप, तब मैंने कहा अच्छा साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्या चीज होती है, पता नहीं क्या होती है। ऑफ कोर्स लोग बनाते हैं। फॉर आवर टेलीविजन इट्स बीन अ वेरी न्यू जॉनरा। ये टेलीविजन पर ये जॉनरा बहुत कम हुआ है। आई डोंट नो इन द नियर फ्यूचर कि कहीं हुआ होगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन इज। तो ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो अब आपने बना दिया, और अब हम देख भी रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपको फीडबैक भी पॉजिटिव मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बट जब ये सोचा आपने कॉन्सेप्ट, या जिस किसी का कॉन्सेप्ट था, वो हमें थोड़ी सी जर्नी बताएं कि ये कैसे आइडिया आया, कैसे आप लोगों ने सोचा कि एग्जीक्यूट करना है, और जब आप लोगों ने ठान ली कि अच्छा एग्जीक्यूट कर देना है, तो इट मस्ट हैव बीन अ बिग रिस्क। कैसे फिर ये कर लिया आप लोगों ने? Frankly speaking, all risk lies with the channel. And when the channel is up to doing something, out of the box, so probably they find me. कि किधर है वो? I was lucky to have this script, thanks to मोमना आपा, मोमना भाभी। उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट दिया। ये उनकी सबसे फेवरेट राइटर हैं, जिनका फरत आपा का। तो एंड आई एम लकी टू हैव दिस स्क्रिप्ट कि मुझे मिला। और इस स्क्रिप्ट में ऑब्वियस सी बात है, फॉर अ डायरेक्टर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिस तरह लिखा होता है और उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, वो कम्प्लीटली कुछ और चीज होती है, लिखा हुआ और चीज होती है। मगर उन्होंने इतनी डिटेल में लिखा है, फरत आपा ने इतनी डिटेल में लिखा, तो मेरे लिए कई जगह पर तो मुझे उससे भी बियॉन्ड जाना पड़ा जितना लिखा हुआ था। बिकॉज जाहिर है जब आप पढ़ते हैं
और साइकोलॉजिकल, उनके साइकोलॉजी पहली चीज है जो डायरेक्शन में पड़ी जाती है। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि अच्छा यहाँ आप क्राफ्ट से आगे की चीज आ रही है, बिकॉज क्राफ्ट तो सभी कर रहे हैं, अब उस क्राफ्ट में पोइट्री भी करनी है। सो मेरे ख्याल में अब वो पोइट्री लोगों को समझ आ रही है, उस वजन की समझ आ रही है जिस वजन के साथ मैं शुरू से लेके चल रहा था। टॉकिंग अबाउट द कास्ट, आपने सज्जन और राहत को ले लिया, टू ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टार्स, एक्टर्स, ब्रिलियंट 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 परफॉर्मर्स। अदनान सिद्दीकी अगेन वेटरन, क्या जबरदस्त अदाकार हैं। तो कास्ट आपने ऐसी चुन के लिए कि धमाकेदार। ये किसका डिसीजन था कि किसको कास्ट करना है किसको नहीं करना? आहद एंड सज्जल एंड अदनान वर योर फर्स्ट चॉइस, क्या उसका क्या था सीन सारा? सज्जल और आहत तो फर्स्ट चॉइस थे ही थे, वो भाभी की भी फर्स्ट चॉइस थे, और जो पहला ड्रामा इन्होंने किया था फरहत आपा का, उसमें भी ये दोनों थे, यकीन का सफर में। जी जी। सो आई उनके लिए भी दे वर प्रोबब्ली देयर बिफोर आई केम इन। वो भाभी के दिमाग में होगा कि अच्छा हाँ यही दोनों को लेना है मुझे। और ऑब्वियसली फिर महेश कम्स इन। कास्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फैक्टर होता है जब हम एमडी प्रोडक्शन में कास्टिंग करते हैं, तो महेश कम्स इन फर्स्ट। तो उसमें भी महेश का भी बहुत बड़ा इनपुट था इस सारी कास्ट में। अदनान सिद्दीकी को लेने का महेश का बहुत बड़ा एक इनपुट है, मेरा भी था साथ। मतलब वो जॉइंट होता है सारा, अच्छा बैठ के ये किसको किया जाए, वो गोना बी द बेस्ट। तो वो एक जॉइंट सी चीज होती है। अच्छा एहसन भाई, आपके जहाँ ड्रामों की बेइंतहा तारीफ होती है, वहां पे आपके ड्रामों को लेके क्रिटिसिज्म भी साथ साथ चलता है, ऐसे हाथ पकड़ के दोनों चीजें चलती रहती हैं। एक एपिसोड आता है, सारे कहते हैं ओए होए तूफान ही मच गया, ये क्या कमाल कर दिया, ओए होए। फिर एक कोई एपिसोड आता है, बंदा कहता है यार ये क्या, मतलब ये कैसे हो गया? तो नंबर वन, कंसिस्टेंसी इश्यूज, जो कि सुनो चंदा के टाइम पे भी मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी कि एहसन भाई क्यों हो रहा है आपके ड्रामों में यार, कंसिस्टेंसी के इशू आ रहे हैं। एक सीन में शॉट में शर्ट कोई और पहनी होगी, अगले शॉट में कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें भी हमने यही चीज नोटिस की। आज का अभी जो आखिरी एपिसोड आया है, एक सेकंड, आखिरी आखिरी एपिसोड आया, मैं पिन पॉइंट कर दूं ना, मैं पिन पॉइंट कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल वो गाड़ी में दोनों बैठे हुए हैं और आहत की शर्ट का कलर बिल्कुल डिफरेंट है, शर्ट और टी शर्ट पहनी हुई है। बाय द टाइम वो घर पहुंचे हैं और वो आहत के कपड़े चेंज हो गए, सजल के वही हैं। तो ये क्या क्यों होता है ऐसे? देखिए, पहली बात तो ये कि कंटिन्यूटी इज नॉट माय प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके। मैं तो कंटिन्यूटी नहीं लिखूंगा सब एक्टरों के कपड़े। और डायरेक्टर तो आप है ना, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। एक सीन दूसरे सीन से 6 महीने के बाद शूट हो रहा है और कपड़े गुम गए हैं और मुझे नहीं बताया जा रहा, तो मैं क्या करूंगा? पहली बात ये, मुझे तो जो एक्टर सेट पे मिला, मैं पिछली कंटिन्यूएशन में सीन पढ़ता हूं, मैं पिछला सीन देखता तो नहीं हूं क्योंकि वो तो रिकॉर्ड होके वहां पड़ा हुआ है। सो कंटिन्यूटी इज बेसिकली, एक्शन कंटिन्यूटी मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरी जिम्मेदारी मूड कंटिन्यूटी है, टेम्पो की कंटिन्यूटी मेरी जिम्मेदारी है। उसमें आपको अगर कहीं फ्लॉ नजर आ रहा है तो वो मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि कहानी में अगर अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं और कुछ एपिसोड्स हैवी और कुछ एपिसोड्स हल्के होते हैं, तो आपने कभी लाइव बार देखी है जो चल रही होती है टूट 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 टूट, तो वो भी ऐसे होती है। दैट्स हाउ स्टोरी शुड गो। एक स्टोरी बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर नहीं चढ़ सकती, उसके लिए थोड़े से अप्स एंड डाउन, कभी नीचे आते हैं, कभी बैकफुट पे आते हैं, कभी आगे जाते हैं। तो स्टोरी इसी तरह ही चलती है, मेरे ख्याल में ऐसे ही चलनी चाहिए कहानी। कहानी सीधी सीधी ऊपर चली जाएगी तो वो उसमें वो डिप्स नहीं आएंगे, तो वो नहीं होता। थोड़ा सा ब्रीदर्स भी आते हैं बीच में, कहानी को थोड़ा सा ठंडा किया जाता है, फिर उसको स्ट्रेट लाइन में चलाते हैं, फिर उसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे, देन यू नो वी राइज अप अगेन। सो दैट्स हाउ स्टोरी इज डेवलप्ड। दूसरी वाली आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, एंड इट विल बी ग्रेट अगर आप मुझे और हम हमारी पूरी ऑडियंस को ये एजुकेट करें कि जैसे कंटिन्यूटी वाला मसला है, हमारी नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो जो अच्छी चीजें भी हो रही हैं, एक्टर से काम लेना, पूरे ड्रामे की एग्जीक्यूशन, वो सब डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। मैंने उस दिन भी एक इंटरव्यू में यही कहा था, आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात ही खत्म कर दी फिर आपने। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपका कंटिन्यूटी, आपका ताल्लुक नहीं है उसको देखना? बाय एंड ऑफ द डे तो फिर आप वही कह रहे हैं ना, कैप्टन ऑफ द शिप तो मैं ही हूँ, तो जिम्मेदारी फिर मुझे ही लेनी पड़ेगी। मगर आपने कहा मुझे एक्सप्लेन करना, आपने शुरू में ही कहा था हर चीज को आप बताएंगे ये वो,
अब एक एक्टर का पूरा सूटकेस गुम जाए कपड़ों का, और उसमें गर्म कपड़े हों जो आपको नहीं, वो रिप्लेस ही नहीं हो सकते हैं कहीं पर, तो वो इश्यूज आ जाते हैं ऐसे। एंड इट टुक अस अराउंड 14 months टू फिनिश इट। ठीक है, सो ये दिल बेसिकली में आहत लॉस्ट हिज सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स शूट वाले। एग्जैक्टली तो 14 महीने लगे इस ड्रामे को। इसी ड्रामे के बीच में मैंने सोनो चंदा भी किया, इसी ड्रामे के बीच में आहत ने वो आर्मी वाला सीरियल भी किया पूरे का पूरा, हाँ, वो भी खत्म हो गया चल के, वो इसके बाद शुरू हुआ था और इससे पहले वो चल के खत्म भी हो गया। सो वो बहुत सी चीजें होती है विद टाइम, कई बार प्रॉब्लम होती है, एक स्पेल में सब चीजें हो रही हो, देन इट बिकम्स इजियर कि आज बहुत सी चीजें आपकी इंटैक्ट रहती हैं कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि चीजें, कपड़े इंटैक्ट नहीं रहते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो स्क्रीन पे नजर आता है और लोगों को बुरा लगता है, और लोग वो पिक आउट करते हैं बहुत आराम से। ऑब्वियस सी बात है, गलती बहुत जल्दी नजर आ जाती है। अच्छा एहसन भाई, ये जो एक फैक्टर है जो आप कह रहे हैं कि एक स्पेल में शूट नहीं होते ड्रामे, इसकी क्या वजह होती है? इसकी क्या, ये भी समझाएं हमें कि इसका क्या रीजन हो सकता है और क्यों नहीं होते, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इस एक्टर्स की डेट्स भी होती हैं। एक्टर्स ऑब्वियसली एक वक्त में एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होते, एक वक्त में अगर 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फंस गए हैं वो कहीं और। जिस तरह मैं खुद, मेरा सुनो चंदा 2 का टाइम आ गया था, तो आई हैड टू गो विद सुनो चंदा, तो वो बीच में मुझे पॉज लेना पड़ा उस चीज का। वो पॉज 2 महीने का था, उससे पहले भी पॉज आ चुका था कुछ डेट्स की वजह से, फिर उसके बाद वो दूसरा वाला प्ले आ गया। सो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर के ऊपर है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। और होता ही है कि एक्टर्स की डेट्स और उनको कंबाइन करना, दोनों को एक साथ मिलाना, अदनान को, सज्जल को, आहत को, उनके आहत कहीं और काम कर रहा था, सज्जल कहीं और काम कर रही थी, सज्जल अलिफ में थी, आहत आर्मी वाले प्ले में था, मैं सुनो चंदा पर था। सो वो गैप्स आ गए बीच में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ। वरना मोस्टली कोशिश ये होती है कि 2 स्पेल 3 स्पेल में प्ले खत्म हो। अब लेकिन एहसन भाई, अब इसका प्रॉब्लम इस बात से मुझे ये लग रहा है कि एक ड्रामा व्हिच हैज गॉन ऑन टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर हिट, लोग पागल हैं इस ड्रामे के पीछे कि अगर कोई मतलब इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर ले, जैसे कि मैं, ऐसे पकड़ लेते हैं गले से, तुमने बोला क्यों ऐसे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो वो नहीं, नहीं, आप लोगों का हक बनता है बोलना। बट मुझे लग ऐसे रहा है कि वो बन गया, बस अल्लाह तवक्कुल, आप लोगों कितने टैलेंटेड हैं कि आप लोगों ने वो बना लिया किसी तरीके से, क्योंकि जिस तरह के मुझे लग रहे हैं कि अल्लाह का तो बीच में बहुत सारा कुछ है ही उसका। वो जब दे, वो तो इज्जो मंतशाओ, वो तो जिल्लो मंतशाओ, इज्जत उसी के हाथ में भाई, वही देता है। अगर थोड़ा सा हम इसको प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लें, ये जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, जैसे एक्टर्स के सूट केसेस खोना या कंटिन्यूटी के मसले होना या एक स्पेल पे ना होना, तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि फिर वो अगर अभी इतना जबरदस्त बन गया है कि अगर ये मसले मसाइल ना होते तो फिर क्या ही क्लासिक हो जाता वो। ये सच बात है या नहीं? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। अगर हम वन गो में एक चीज को शुरू किया है और उसको खत्म करते हैं, बिकॉज बाद में प्रॉब्लम हमें भी होती है, एक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में किया हुआ सीरियल बाद में गर्मियों में किया हमने, अब वो गर्म कपड़े पहन रहे हैं गर्मियों में, तो ऑब्वियस सी बात है उनको वो भी एक अजीब प्रॉब्लम में थे वो लोग। बट आप लोग गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, अगले ड्रामों को लेके या आगे चलते हुए कोशिश है कि ये मसलों पे कोई काबू पाया जा सके? हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। एसोसिएट्स जो होते हैं उन्होंने अब रजिस्टर्स भर देते हैं, वो ये चीज लिख के, तस्वीरें खींच के, फिर कंटिन्यूटी वहां से बुलवा के, एडिट से मैच करवा के, हर चीज बहुत कोशिश करते हैं। बट ह्यूमन एरर हर जगह होता है, ह्यूमन एरर हर जगह होता है। मैं उस दिन भी कह रहा था कि आपने अगर टाइटैनिक देखी हो, तो टाइटैनिक के ब्लूपर्स पे इतनी मोटी किताब थी, टाइटैनिक के ब्लूपर्स के ऊपर। 11। हाँ, तो गलती इंसान से ही करते हैं हम लोग, गलती के पुतले हैं भाई, प्लीज। बट एहसन भाई, अब ये कितनी अच्छी बात है कि आप ये डिस्कशन कर रहे हैं और ये चीजें रियलाइज भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ये वजह है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ डायरेक्टर टू सेल्फ इवेल्युएट? आप अपने सारे एपिसोड्स देखते हैं और जब आप देख रहे होते हैं कि आप वीकनेसेस पे आपकी नजर होती है कि यार ये सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये बेहतर हो सकता है या ये नहीं हो सकता, या एक बार बना दिया और आपने देखा ही नहीं फिर? नहीं, एडिट पे जाके हम बहुत उसको रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो वहां जाके मैं कई बार पिछले जुमले का एक्सप्रेशन अगले जुमले में लगा देता हूँ आके। मैं समझता हूँ चाहिए यहाँ ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो वो क्रिएट जाके ड्रामा टेबल पर होता है बेसिकली। सारा ड्रामा टेबल पे बनता है, एडिट टेबल पे। और आजकल प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू क्वारंटाइन
जितने भी एडिट्स हैं सब एडिटर्स अपने घर लेके चले गए। वो एडिट रूम में नहीं कर रहे, एडिट रूम छोटे होते हैं, वहां प्रॉब्लम हो सकता है इसका। तो अब होता ये है कि वो सीक्वेंस एडिट करता है, वो सीक्वेंस एडिट करके वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजता है, उसको ट्रांसफर करके वो मैं देखता हूँ, वो देख के उस पे उसको फीडबैक देता हूँ, वो वापस उसको जाके री एडिट करता है। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है। फिर मुझे अब थोड़ा सा उनको जब आप एडिटर के साथ काम कर रहे थे, वो आपके काम को समझता है, तो आपको उसको कॉन्फिडेंस भी देना होता है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं यार बेहतर हुआ है ये। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी जितना भी ये वाले जो एपिसोड्स आ रहे हैं, इसमें आई एम कनेक्टेड विद माय एडिटर, अदिल के साथ मैं बिल्कुल कनेक्ट हूं, बट वो पूरा मैं देख नहीं पाता। अदरवाइज तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता अपनी एडिट, आई एम ऑलवेज देयर। आई नो, आप तो कह रहे हैं ना एडिटिंग इज लाइक योर पार्टी, आप रात को एडिटिंग करते हो। बिल्कुल, रात में मैं गायब हो जाता हूँ, आके शूट से आए, खाना खाया, हल्का सा रिलैक्स किया और फिर भाग गए एडिट पर। अच्छा, गोइंग बैक टू द स्क्रिप्ट ऑफ ये दिल मेरा, आपको ये लगता है, एक और जो मुझे पर्सनल मेरा एक ओपिनियन है ड्रामों को लेके, पाकिस्तानी ड्रामों को लेके, कि अननेसेसरीली खिंच जाते हैं। 24 एपिसोड 23 एपिसोड में रैप अप मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि और जल्दी हो जाना चाहिए, बट जब एक ड्रामा बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि ये दिल मेरा, लोग बहुत पसंद करना शुरू कर देते हैं, एक्टर्स की शादी हो गई बीच में, तो लोग और ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनको स्क्रीन में देखें। तो इस वजह से ये दिल मेरा भी थोड़ा सा खिंचा है, या ये अभी उसी पेस पे जा रहा है जिस पेस पे ये लिखा गया था, जितने एपिसोड्स लिखे गए थे? नहीं, ये उसी पेस पे जा रहा है, बल्कि हम थोड़ा सा शॉर्टन है, हम कुछ सीन्स पीछे हैं रियल से। तो Okay. हम ये हम ये तकरीबन इसके 32 एपिसोड्स लिखे हुए हैं, जो असल में लिखे हुए हैं 32 एपिसोड्स, और मेरे ख्याल में वहीं तक जाएंगे हम। बहुत ज्यादा हो गए तो अगर हो सका तो 33 हो जाएंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो आपके पर्टिकुलरली व्हेन यू टेक ऑन अ प्रोजेक्ट, आपका ये है, होती है नजर इस चीज के ऊपर यार कि खिंचना नहीं चाहिए भाई अननेसेसरीली, जितना है बस उतना ही हमने करना है? आप प्रेशर्स में आते हैं या नहीं आते? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि चैनल की तरफ से प्रेशर आ जाता है, एड्स का प्रेशर होता है इधर उधर। ऑब्वियसली ऐसा होता है, क्योंकि जिस तरह मैं प्ले कर रहा था अलिफ अल्लाह और इंसान जी, तो अलिफ अल्लाह और इंसान हमें बीच में जाके अंदाजा हुआ जब हम शूट कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा है। तो उसमें से हमने तकरीबन 250 सीन्स को एडिट किया। 250 सीन का मतलब होता है, आप डिवाइडेड बाय 25, कितने एपिसोड बनते हैं? 8 और 10 एपिसोड, 10, यस, मतलब 10 एपिसोड, मेरे वो 10 एपिसोड बन जाएंगे 12 एपिसोड। तो हमने 12 एपिसोड एडिट कर दिए, निकाल दिए बीच में से, उसके बावजूद भी वो 43 एपिसोड्स बना। तो वो हम बीच में रियलाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज है, अगर ड्रैग हो रहा है तो वो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको क्रिस्प रखें, बिकॉज जाहिर सी बात है लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एट द एंड जाके, और लोगों के दिमाग में, जिस तरह मुझे भी बड़े सवाल कल आए एपिसोड खत्म होने के बाद, परसों कल, ये जी कल अब आखिरी किस्त है, अब आखिरी किस्त है, अब आखिरी किस्त है, क्योंकि 25 हो गए। मैंने कहा नहीं, अभी आखिरी नहीं है, 26 अभी आएंगे, अभी आप परेशान ना हो, अभी 5-6 किस्तें और हैं। तो ऐसे होता है कि हम उसको ड्यूरिंग शूट एडिट करते हैं। तो जो मैं आपसे सवाल किया सेल्फ इवैल्यूएशन का, ये दिल मेरा को देख, आपको पता है ना, वो करनी होती है सर, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको आपके भंड नजर आ रहे होते हैं। जब आप एडिट पे बैठते हैं तो आपको आपके किए हुए भंड नजर आते हैं कि अच्छा यार ये तो मैं यूं भी कर सकता था, ओ गॉड ये तो यूं भी हो सकता था। सो ऑब्वियस सी बात है, यू लर्न एवरी डे, यू लर्न एवरी डे। ये दिल मेरा में आपको नजर आ रहे हैं कोई भंड अपने? बहुत ज्यादा, मसलन बहुत ज्यादा। अब मसलन छोड़े बोले तो भंड निकालना तो आपका काम है। तो वो मैं आने नहीं देता ना कुछ भंड। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और वो जाने पड़ते हैं उनको, वो क्योंकि ऐसी चीज होती है, भंड आ गया होता है बीच में मगर वो जा रहा होता है, तो कई बार डे एंड नाइट का इश्यू हो जाता है, वो मिस हो जाता है कई बार। ये चाहे फोन टॉक में इधर डे थी उधर नाइट, उधर भी नाइट होनी चाहिए थी, इधर डे रह गया उधर नाइट हो गई। ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती है, ये आ जाती है प्रॉब्लम्स, और वो कई बार उनका कोई हल नहीं होता। वो कहानी इतनी जरूरी होती है, वो सीन इतना जरूरी होता है कि आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ना काट सकते। अरे एहसन भाई, एज लॉन्ग एज यू यूर एक्नॉलेजिंग कि यार कि हाँ ये है, मतलब ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये बंद हुआ है, ये गलती होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। मतलब यहाँ पे आजकल लोग कहाँ एक्नॉलेज करते हैं चीजें, वो तो कहते हैं हमने क्लासिक बना दिए।
जो नहीं करते वो बेवकूफ है, वो लर्न नहीं करेंगे आगे। आपकी असेसमेंट में आई नो कि आपने ये बोला है कि आप लोग स्क्रिप्ट को टू द टी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ी स्टोरी खिंची है ये दिल मेरा की, रैप अप हो जाना चाहिए था अब तक? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब तो आगे कहानी बनी है अब तो, और इसका पेस ही यही है। देखिए साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, इसको आप यूं 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 करके नहीं, आपको समझाना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आपने कहानी को शुरू किया, उसको अनफोल्ड भी उतना ही स्लो करना पड़ेगा। आप जस्ट लाइक दैट नहीं कर सकते। वो नाइंसाफी हो जाएगी उन किरदारों के साथ, जो किरदार हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी अगर आप उनके साइकोलॉजिकली ही लोगों तक हम इंटरवीन किए, उनके दिमाग के अंदर हम जाके हमने जगह बनाई है, एक प्लेन क्रिएट किया। बिकॉज साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स लोग देखते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो वो जब तक अब जाके वो एडजस्ट हुए उन कैरेक्टर्स के साथ, पिछले 6 एपिसोड से लोग उन कैरेक्टर से एडजस्ट हो गए। सो अब उसी तरीके से उसको साइकोलॉजिकली ही लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज जो सज्जल का कैरेक्टर है, उस सज्जल के कैरेक्टर को मैं इतनी जल्दी नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता कि तुम अपने बाप से नफरत करना शुरू कर दो अगर उसने मारा है, जो कि नजर भी आ रहा है ऑन स्क्रीन। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए, एक दो मेरे भी जहन में सवाल हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं आपको स्क्रिप्ट से लेके। पहला सवाल तो मैंने ये उठाया था कि ऐना जो है सजल का कैरेक्टर, ये अमान के पास क्यों रुकी है, इसको क्या वजह थी रुकने की? तो इसके ऊपर कुछ आप एड्रेस करना चाहेंगे इस सवाल को? हसन, उसने बहुत क्लियरली बहुत सी जगह पर कहा है कि उसके अंदर भी तो एक है ना चीज जो शायद कहीं गिल्ट भी है उसके अंदर। ऐना के अंदर ऐना के अंदर भी एक गिल्ट है, जो उसने गलती की है उससे मोहब्बत करके, शायद वो भी गिल्ट उसके अंदर है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अच्छा जो ये कह रहा है क्या ये सही है या गलत है। अब तो वो अपने बाप पे ज्यादा ट्रस्ट करती है, क्योंकि जितनी मोहब्बत हमने पहले 10-12 एपिसोड में दिखाई है, वो मोहब्बत जस्टिफाइड की है कि वो इतने आराम से वो मोहब्बत जो उसको बाप से है वो कैसे यूं करके खत्म हो जाए उसके कहने पर। आप तो विजुअल अमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना कि उसने मारा था, वो उसके सामने वो मरे थे। वो तो विजुअल अमान का पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर शी कांट सी इट। नो, बट शी आल्सो सेज कि मैं अपने बाप की बेगुनाही के सबूत ढूंढूंगी जाके। इन मोस्ट केसेस होता ये है कि जो बंदा इल्जाम लगाता है सबूत वो लेके आता है, तो अमान उसको क्यों नहीं अभी तक बता रहा है ये बात सारी? देखिए अमान ने तो उसको बहुत बार बताया है। अमान ने तो उसको कब्रें तक दिखा दी है जो उसने बनाई है, जो उसने एक मेमोरियल बनाया हुआ था वो तक दिखा दिया उसने, और उसने दिखाया कि मैं तुम्हें देखो बचपन से स्टॉक कर रहा हूं। अब वो बिलीव नहीं कर रही, उसका बिलीव उसके जुबान से नहीं होगा कभी भी। अमान की जुबान से उसका बिलीव नहीं है, क्योंकि अमान की जुबान से उसका इतबार उठ गया। नाउ शी इज देयर टू अंडरस्टैंड, खुद से ढूंढ के कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो शी इज जस्ट टेकिंग टाइम। अब उसको इंटरेस्ट बाप में भी नहीं रह गया, सिर्फ बाप की इज्जत में इंटरेस्ट रह गया और अपनी अना में इंटरेस्ट रह गया उसको कि मैं ये प्रूव करके रहूंगी ही इज रॉन्ग। यू थिंक उसको बाप में इंटरेस्ट नहीं रह गया, खाली बाप की इज्जत में इंटरेस्ट रह गया? बाप की इज्जत में इंटरेस्ट है ना उसको, वो इंटरेस्ट नहीं है कि बाप अभी कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, ये वैसे ये दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। वैसे आप ये क्यों हुआ है? तो कहीं ना कहीं वो अमान को बिलीव करना शुरू हो गई है आफ्टर ये प्रीवियस एपिसोड में जो हमने देखा कि उसको शक जब वो जाती है अपना पुराना घर ढूंढने, और उसको वहां पे कोई बंदा कहता है यार कि यहाँ पे कहते हैं कि जी कत्ल हुआ था, जो मेम साहब यहाँ पे रहती थी ये वो, एंड शी ऑफ कोर्स हैज दोस नाइटमेयर्स जहाँ पे उसको लगता है कि उसकी माँ के साथ कहीं ना कहीं शायद कत्ल हुआ हो, उसको पता नहीं है बट उसको आते हैं इस तरह के ख्वाब। तो अब क्या उसको थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया आपकी असेसमेंट में? आपने खुद बोला है, मैंने नहीं बोला, आपने आप जहाँ आ रहे हैं, आप घूम के आप जा रहे हैं वहां, मैं नहीं आपको आने दूंगा। आपने खुद बोला कि बाप में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने नहीं बोला, आपने बोली है ये बात। बस वहां तक है ना। अब आप इसमें तो अब आप आगे एपिसोड पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा चले, मैं नहीं पूछता, बट अभी जैसे मैं पिछला एपिसोड देख रहा था, वो सो वेल शॉट, और क्या खूबसूरत आपने लोकेशंस चूज की हैं, और वो मतलब सज्जल लुक सो प्रिटी। उस सीन में मैं देख रहा था, वो जब वो जाती है अपना पुराना घर डिस्कवर करती है। सो टेल अस समथिंग अबाउट द लोकेशंस। ये जो आपने जगह चूज की, दरिया बाग जो जगह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई असल में जगह है, फिक्शनल आपने नाम एक क्रिएट किया, बट ऑब्वियसली जगह तो
जगह तो रियल होगी। तो ये कहाँ पे आपने शूट किया, उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएं, लोकेशंस कैसे चूज की आपने? अच्छा, भाभी के दिमाग में एक लोकेशन थी शोग्रान में कि एक होटल है, ये कहाँ है जरा ढूंढो, शोग्रान में एक जगह है, शोग्रान में एक जगह है। सो वो शोग्रान की जगह हमने पिन पॉइंट की, वो जगह ढूंढी, हमें वो होटल मिल गया। वो आर्केडियन होटल है शोग्रान में। वो भी आगे और ज्यादा एक्सपोज होगा, जरा आपको दिखाऊंगा जब इसका वो इंटीरियर। अच्छा, इंटीरियर एक्सटीरियर अलग अलग शूट हुआ। जी। ये वाली जो जगह थी, ये आर्केडियन वालों का एक और होटल था। ये नारायण जाते हुए रास्ते में आता है। कागान पहले आता है, फिर कागान के बाद शोग्रान आता है, एक कट ऊपर जाता है तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर, और फिर आप वापस जब मेन रोड पर आते हैं टुवर्ड्स नारायण जाने के लिए, तो ये इनका जो एक होटल है ये यहाँ पर आता है, विच इज राइट अक्रॉस द रिवर, इट्स राइट ऑन द रिवर एक्चुअली, और वो पुल भी बना हुआ है, वो सब देखा जो आपने वो। सो इट्स एक्चुअली कागान और नारायण के बीच में है ये होटल। इट्स लवली, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और फिर ये जाहिर है ये वाली जगहें जाके उसको मिक्स एंड मैच करके और वो सब चीजें निकाली। जो उनका हट है वो अलग है, जो एक्सटीरियर है वो अलग है। सो वो काफी चीजें मिक्स एंड मैच की हुई वहीं। तो बेसिकली सारा शोग्रान एंड नारायण। तो ये बताया ना अब, हाउ हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन टू शूट दिस, कि अलग अलग लोकेशंस पे सर्दी में, इट मस्ट हैव बीन रियली चैलेंजिंग। It was hell. It was -6, -4 because we were there in November. हम एक महीने स्केड्यूल से लेट हो गए थे अपने। We were supposed to be there in October, but we could not. So we went there in November. नवंबर में वहाँ स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी, और जहाँ हम थे वहां से हमें अक्सर सिरिपाई जाना होता था। वो आपने देखा है, वो जो पियानो पे बैठा हुआ है जी। वो जो आपने देखी होगी जहाँ, और वो जहाँ वो घोड़े पे सारा वो सीन है। अब वो पाया है। अब पाया ऐसी जगह है जहां पर कभी गाड़ी गई नहीं। पाए की खास जगह तक जाती है, मगर जहां पर ये पूरा पाया है, जहां आगे जहां वो हारमोनियम, वो जो पियानो रखा है हमने वहां पिछले 35-40 साल से कभी कोई गाड़ी नहीं गई। तो ये वो पियानो, किस तरह वो पियानो तो मैं जो, ये कोई आप ऐसे सीन की बात नहीं करें जो हमने नहीं देखा। आप कॉटेज की बात करें जो आहत का उसकी आपको अम्मा। गाने में नजर आया, आपको उसके प्रोमो में नजर आया होगा वो। किसके प्रोमो में? मैंने शुरू के सारे प्रोमो नहीं देखे। मुझे मेरा एक और प्रॉब्लम ये भी है कि आई थिंक यू गिव अवे टू मच ऑफ द ड्रामा इन द प्रोमोज एंड इन द यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल वो दीस आप थिंग्स। देखेंगे है, वो प्रोमो में आप देखेंगे, वो प्रोमो के लिए था बेसिकली वो सारा। अच्छा। तो उस जगह पर तो रास्ते में बर्फ होती थी, मतलब हम शूट कर रहे हैं और एकदम स्नो ब्लिजर्ड शुरू हो जाता था, और सब हाथ पैर दिमाग आंखें कान सब फ्रीज हो जाता था। कैमरा छुपाते थे हम, मतलब लगता था कि बहुत आसान होता है ब्लिजर्ड में शूट करना, मगर भाई वो सब फ्रीज हो जाता है वहां पर। आपकी सोच फ्रीज हो जाती है, क्योंकि -6 से एकदम टेम्परेचर गिर के कहीं -15 -10 पे चला जाता है। तो वो हम कराची वालों से वी कांट बेयर दैट टेम्परेचर। We were there for like 43 days in Shogran. आई थिंक हम वही बात है ना कि हम जो वीकनेसेस हैं उन पे बात करते हैं और समहाउ उस तरफ डिस्कशन ज्यादा स्टेयर हो जाती है, बिकॉज आसान होता है पिन पॉइंट करना कि यार ये देखो शर्ट नहीं पहनी है, ये नहीं पहनी। बट ये भी हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी एफर्ट जाती है इस बहुत तरह के ड्रामा। बहुत टफ लोकेशन थी। इट वाज अ वेरी 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 टफ लोकेशन, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लोकेशंस जो मैंने शूट किए हैं। एक बार पहले मैंने नियर सियाचिन में शूट किया था, वो भी एक आर्मी का प्ले था। वो तो खैर -45 टेम्परेचर था। वो तो उफ। वी हैड ऑल द गियर्स एंड एवरीथिंग। वो हुमायूं था उसमें साथ, बिल्कुल। बट ये यहाँ पर हमारे पास वो गियर्स नहीं थे सारे, मगर दो दो थर्मल्स पहने होते थे हमने। दो दो थर्मल ऊपर, दो दो थर्मल नीचे, मतलब यू कांट इमेजिन। वुलन जुराबें, दो दो जूते, दस्ताने, टोपियां, लगता था इसी में पैदा हुए हैं हम। अच्छा, आपने इतनी मुश्किल और इतनी टफ टफ जगहों पे शूट किया, बट एहसन भाई मेरा पर्सनली पता है सबसे फेवरेट सीन कौन सा? मैंने आपको बताया भी था, जब वो सायरा के बाथरूम में आपने शूट किया ना, शीशे लगे हुए हर जगह पे और ऊपर कैमरा आपने लगा हुआ है। तो आप बोलेंगे हम -10 में रहते रहे और तुम्हें ये सीन पसंद आ रहा है, बट आई थॉट दैट वाज सो वेल शॉट। मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड बहुत था वो वाला सीन भी। उस जगह को कभी कभार सीन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको एंगल कॉम्प्लिकेटेड चाहिए होता है। यू कांट जस्ट थ्रो इट अवे। वो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर स्क्रीन प्ले एज वेल। जो बिकॉज ये तो शॉर्ट्स की पोएट्री है ना सारी।
कहानी तो शॉर्ट्स दिखा रहे होते हैं, डायलॉग तो बाद में आता है। तो अगर डायलॉग ना भी हो और बात कन्वे हो रही हो तो दैट मींस कि शॉर्ट अपना पार्ट प्ले कर रहा है। थैंक यू सो मच आपने। नहीं, वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट सीन है वो, बहुत मुझे जबरदस्त लगा कि यार कैसे आपने मैनेज किया कि एक वो इतने शीशे थे इर्द गिर्द कि कहीं एक जगह पे भी चुनना मुन्ना सा भी आपको नजर नहीं आया कि कोई है बैकग्राउंड में। बिल्कुल ऐसी था, बहुत शीशे थे, चारों तरफ शीशे थे वहां पर। तो आई वाज ऑलरेडी स्टक देयर, तो मुझे कैरेक्टर को भी वहीं फंसाना था। फिर वहां पर वो भी आता है, आके वो भी मोबाइल ढूंढता है, वो सब कुछ करता है। सो वो जगह ऐसी थी कि जहाँ वो एक क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करनी थी, सस्पेंस भी क्रिएट करना था। तो वो दो दो तीन तीन चीजें जब आप लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं, शॉर्ट्स की लैंग्वेज में, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। Talking about your lead characters, Ehsan bhai, you've got Ahad and Sajjal, of course. इस मुल्क के मेरे ख्याल में दिल का सबसे दिल की गहराइयों में दोनों बसे हुए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट अदनान सिद्दीकी एज वेल। इन लोगों के साथ काम करना कैसा था, इनसे काम निकलवाना कैसा था? हम तो देख रहे हैं कि भाई क्या जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, बट ऑफ कोर्स उनके पीछे हाथ तो आप ही का ना। सज्जल इज अ मार्वलस एक्टर, नो डाउट। अभी बहुत बहुत समझदार आर्टिस्ट है वो, बहुत समझदार आर्टिस्ट है। और वो प्रेशर आहद ले रहा था। उसको पता है कि मेरे सामने एक बहुत नेचुरल और समझदार एक्टर है। फिर आहद की मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आहद की थोड़ी लिंगो की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जाहिर है इज अ कैनेडियन, वो वहीं पला बड़ा है और थोड़ा सा उसका उर्दू का इशू होता है। तो वो ही वाज वेरी कीन कि एहसन भाई यार मेरी उर्दू जो है वो देख लीजिएगा आप कहीं। तो मैं वो एक मुझे एडवांटेज इस तरह हुआ कि जब मैं उसकी उर्दू भी ठीक कर रहा था, साथ साथ उसका 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 तलफ्फुज और उसका लहजा, तो उसमें उसको और एडवांटेज ये हुई कि वो एक्सप्रेशंस भी और बेहतर होने शुरू हो गए। बिकॉज वो जितनी बार करते थे हम रिहर्सल्स भी करते थे और फिर ऑन सेट टेक्स भी होती थी ज्यादा, तो वो उसको ही एडवांटेज हुआ, उससे मुझे भी हुआ। एंड आई थिंक ऐसी केमिस्ट्री मुझे अभी तो दो लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी ऑन स्क्रीन नजर नहीं आई कहीं पर भी, नियर फ्यूचर में तो कहीं नजर नहीं आई। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, हमें भी नहीं नजर आई। उनके जो सीन्स हैं, आई मीन देयर जस्ट सो ब्रिलियंट बोथ ऑफ देम। क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, बहुत मजा आता है। एक रिलेशनशिप में है और अब तो खैर माशाल्लाह 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 दोनों को मुबारक हो, उनकी शादी हो गई है, देवर इन रिलेशनशिप। मगर फिर भी एक्टर जो होता है वो बड़ा मीन होता है। वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं दूसरे एक्टर से बेहतर ही करूं, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या उसका फियांसे हो। बट दोनों की केमिस्ट्री इतनी मजेदार थी और मुझे मजा आता था। मैं कान में जाके कहता था कि ले गई है, ले गई है, ले गई है। तो फिर आहत पंप अप होता था कि नहीं क्या भाई एक बार और करते थे, एक बार और करते। तो सज्जल एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था हमारे लिए, बिकॉज सज्जल जिस तरह कर जाती है काम, बाद में एडिट में जाके समझ आती है कि ये इसने क्या किया, ये इसने क्या किया। बट एज ब्रिलियंट एज सज्जल इज, आहद ने एक दो जगह वन अप किया है सज्जल को वैसे इस बार। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। आहद ने बहुत मेहनत की है इस प्ले के लिए, आहद ने इस प्ले के लिए बहुत मेहनत की है। मैं कहूंगा उसने अपना 500% दिया, उसने अपना 500% दिया। वो जो सीन है ना एहसन भाई, वेयर अमान फाइंड्स आउट के सायरा मर गई है और वो जो आहद का आंसू गिरा है नीचे, यार मैं कहता हूँ कमाल, आप भी छा गए और आहद भी छा गए। वो जैसे आपने कैप्चर किया वो बताएं जरा प्लीज, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट सीन है। बिकॉज व्हेन ही टर्न्स अराउंड इट्स नॉट इवन लाइक वो ग्लिसरीन थी या उसने क्या किया है, रियल आंसू था या क्या था, वो बताएं उस सीन के। रियल आंसू था। ये कैसे उसने निकाला अपनी मर्जी के मुताबिक इस मोमेंट पे आए। लाइक ग्लिसरीन, वो आपको पता है थिएटर का एक्टर है, वो ट्रेंड एक्टर है वो भी। तो वो एक उसकी वो भी एक है, ईगो भी है उसकी एक साथ। और वो मुझे अच्छी लगती है कि उसके अंदर जो एक ईगो है, वो ईगो उसको सिखा रही है काम। वो ईगो उसको काम सिखा रही है उसकी। कभी कभार आपकी ईगो आपको क्या कुछ करवा देती है। वो वाली गंदी वाली ईगो नहीं है, वो उसकी बहुत अच्छी वाली ईगो, बिकॉज ही इज अ गुड सोल। लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ बच्चा है वो। तो उसमें जो सीखने की तलब है, वो सीखने की तलब उसकी जो है, और फिर गिवन की तलब जो है कि यार मुझे 100% देना है, वो उसका नेचुरल आंसू था। वो उसका नेचुरल आंसू था। शॉट के लिए बहुत देर वेट किया कि अच्छा आ जाएगा, अभी आएगा, अभी आएगा आंसू, आएगा आएगा। वो इवेंचुअली उसने लाया वो आंसू। सो वही वाला एक पॉइंट चाहिए था। वो देखा होगा कट करके हम आए और फिर वो आंसू आया साथ। हाँ, तो उसने फ्लिप किया, बट उसने टर्न अराउंड किया, बट उसके टर्न मुझे लगा कि शायद वो ग्लिसरीन थी तो उसने यूं किया होगा तो निकल आई होगी, बट नहीं, क्योंकि उससे पहले वो ब्लिंक कर चुका है एक जगह।
नेचुरल था, वो नेचुरल था। वो बहुत कोशिश करता है कि आंसू, बिकॉज वो इंटेंसिटी उसकी आपको जो जब वो बिस्तरे पे लेटा हुआ है और वहां जहाँ सज्जल उसको वो कर रही है, रेस कर रही है और वो नीचे से ऊपर आए सब, वहां आप उसकी वो इंटेंसिटी देखें ना, वो इंटेंसिटी में ऐसे ही लगता था जिस तरह अभी ये शायद रियली कर रहा है, ये असली ही कर रहा है। तो मैं थोड़ा लेट गो कर देता था कि यार ये क्या है, फिर कूल डाउन हो जाए, उसी में ही सीन में ही कूल डाउन हो जाए, मैं कट ना करूं कि कहीं वो कई बार होता है कि आप जल्दी कट कर दो तो एक्टर इतने ज्यादा मूड में होता है कि वो उसको बाहर निकलने के लिए कई बार बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर मैं वो कट करता ही नहीं था, उसी में ही वो कूल डाउन हुआ। और फिर वो, क्योंकि मैं फिर एक एंगल से सारा कर लेता हूँ, फिर सेकंड एंगल से दूसरा करके उसको मैनेज कर लेते हैं हम। बट वो एक एंगल पे वो जितनी अपनी इनपुट देता है वो कम लोग हैं जो इतनी इनपुट देते हैं, कम लोग हैं। पर्सनली आपका फेवरेट सीन अब तक का कौन सा है? मेरा फेवरेट सीन एक तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो था जहां पर वो घबरे हैं कमरे में, ओए ओए, कमाल कमाल सीन। वो वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स है, वो वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स है। और अभी इट्स येट टू कम, देयर अच्छा, कपल ऑफ सीन्स येट टू कम। यस, और भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं। आज की फोन टॉक्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं जो अदनान के साथ उसने किए हैं, वो हमने बहुत मेहनत से की थी। उनका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनका आया है। मगर यह है कि अभी कुछ सीन्स ऐसे हैं जो अभी आने हैं, वो अच्छे सीन्स हैं कुछ। थोड़ा अदनान सिद्दीकी के साथ काम करने के बारे में बताएं, उनकी एक्टिंग, उनके प्रोसेस के बारे में बताएं। में अदनान है उन सीन्स में। अच्छा, हाँ, अदनान हैज ऑलवेज बीन माय माय बडी। अदनान के साथ कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल है, बिकॉज हम दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे मजाक करने वाले, एक जैसी हरकतें करने वाले लोग हैं हम। तो दोनों हम वी गेट शुगली हैं आप, अलॉन्ग। बहुत शुगली हैं दोनों, दोनों बहुत शुगली हैं, मैं कह सकता हूँ ये विद गारंटी। वो अपनी बांसुरी निकाल लेता है, कभी मूड नहीं होता, मैं कहा यार अदनान अभी ना बजाएं, यार अभी ना बजाएं, यार अभी ना बजाएं। तो कई बार हम घंटों घंटों बैठ के उसकी बांसुरी सुनते हैं, और वहां पहाड़ी इलाके में मजा आता था जब ये बांसुरी निकाल के बजाता था, तो वो एको भी होती थी, अच्छा लगता था वो। अदनान के साथ हमेशा से मुझे काम करने का बहुत मजा आता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो अब उस एज में है जहां पर he needs more and more and more, you know। और वो इतना कुछ कर चुका है अपनी लाइफ में एज एन एक्टर कि उसको अब जाहिर सी बात है he needs to go beyond what he has done already। तो इसमें भी मैंने उसको ये जो गेटअप था ये उसने कभी नहीं किया, कहे यार मेरी दाढ़ी, मैंने कहा नान तूने मुझे कहा था एक बार कि मैं कभी भी व्हाइट नहीं करूंगा, अपने व्हाइट बाल कभी भी काले नहीं करूंगा, अगर मैंने देखा तू अक्सर कर रहा होता है कुछ ना कुछ, तो नाउ आई नीड दैट यार, इसमें चाहिए मुझे, तो तू अपनी वो दाढ़ी बढ़ा, वो अच्छी लगेगी। फिर उसने छोड़ी, थैंक यू, थैंक्स हिम। बहुत बहुत अदनान का शुक्रिया कि उसने मेरे लिए वो दाढ़ी छोड़ी और वो मूछें रखी और वो ग्रे बियर्ड में ही वो हमारा वो है, क्या कहता हूँ उसको मैं, जॉर्ज क्लूनी है हमारा। और वो बहुत सारी खवातीन भी यही बात कहती हैं आप वाली कि जॉर्ज क्लूनी है हमारे। अच्छा, मीर फारूक के कैरेक्टर को लेके एक दो सवाल है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब उन्होंने पूरे खानदान को उड़ा दिया और उनको गोलियां मारी और फिर उनको गिराया नीचे खाई में और आग भी लगा दी, तो उन्होंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि एक अदद बच्चा भी था इनका अमान नाम का, जो कि बाद में बड़ा होके उनके पास आया, तो जितने वो श्रूड हैं और जितने तेज हैं और जितने बड़े वो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल माइंड है उनका, जीनियस, उनको ये बात अभी तक क्यों नहीं हिट की कि ये वो अमान भी हो सकता है? उन्होंने तो सबको मार के खाई में फेंक दिया हुआ भाई। बट उन्होंने उस वक्त चेक नहीं किया कि बीच में वो लड़का था या नहीं था। वहां इतना टाइम था उनके पास, उन्होंने सबको गोलियां मारी हैं वहां अरे पीछे। यार एहसन भाई, नहीं, ये तो फिर उन्होंने हर इतने स्मार्ट क्रिमिनल तो ना हुए ना फिर जो हम समझ रहे हैं। वो शॉट मिस किया है जहां वो पीछे पहले लेटा, उसकी जैकेट पड़ी है, तो उसने वो शायद समझा कि ये जैकेट में यही बच्चा सो रहा है, उसने उसके ऊपर भी गोली मारी है। और उन्होंने वो सब कुछ जो है वो उसी वक्त वक्तन फवक्तन तो किया उन्होंने, बताओ उसी वक्त फौरन के फौरन तो उन्होंने वो उसको आग लगाई और फेंक दिया नीचे। अच्छा, ये जैकेट वाला शॉट मैं गाड़ी को दोबारा नीचे फेंक निकाल दिया के उन्होंने। देखता हूँ, मैं देखता हूँ दोबारा निकाल के जो आप कह रहे हैं कि जैकेट वाला था या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने फैंस के लिए क्या अब आपका मैसेज है, जो कि एंटिसिपेट कर रहे हैं हर एपिसोड से पहले, बड़े ईगरली अवेट कर रहे होते हैं हर एपिसोड के बाद
2-2 4-4 दिन इसके ऊपर डिस्कशन चलती है, फलाने सीन, ये सीन, वो सीन। एक तो उन्हें बता दें कितनी और एपिसोड्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ये कि स्टोरी को किस तरफ जाता हुआ वो देखें। 6 एपिसोड्स तो एक्सपेक्ट करें अभी कि 5-6 एपिसोड्स तो आएंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हम भी साथ साथ एडिट कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्वारंटीन है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं भी एडिट पे जा ही नहीं सकता हूँ एडिट पे, क्योंकि एडिट सब एडिटर्स के घर पे है, और ऑब्वियसली इसीलिए घर पे है कि कोई जरा सोशल डिस्टेंसिंग रहे। दूसरा ये कि ये कहानी कहाँ जाएगी, कहानी वहां जाएगी जहाँ आपको अच्छी लगेगी ये कहानी, यू ऑल विल लाइक इट, आई एम श्योर। अच्छी लगेगी, सब जरूरी नहीं है सबको पसंद आए, बिकॉज बड़ा जस्टिफाइड सा एंड है इसका, बहुत जस्टिफाइड सा एंड है, जरूरी नहीं है कि चले खैर। मेरा दिल तो बड़ा चाह रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि किसी कोई एक मौत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नहीं, बट दैट बी टू मच टू आस्क। मैं नहीं पूछूंगा, मेरा खुद का मजा खराब हो जाएगा, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, बट ये कि उनको मजा आएगा, क्योंकि जस्टिफाइड है, जो भी है जितना भी है वो जस्टिफाइड है उन कैरेक्टर्स के लिहाज से। अच्छा, पिछले 2 साल से तो सुनो चंदा रमजान का एक स्टेपल रहा है, तो इस साल हमें पता ही है कि नहीं आ रहा। What's happening with सुनो चंदा 3? प्लान था या कभी सोचा नहीं था कि सीजन 3 नहीं करना? अभी इस साल तो कोई प्लान नहीं था, प्लान भाभी का था कि नेक्स्ट ईयर ही करेंगे, तो इसलिए इस बार चूंकि ये देवर ऑन टू समथिंग एल्स, चुपके बना रहे थे, एक और प्ले था फॉर रमजान जो ऑब्वियसली क्वारंटाइन की वजह से नहीं हो सका, तो वो मैं नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था, तानिश कर रहे थे, तो वो भी नहीं कंप्लीट हो सका, तो इसलिए अब सुनो चंदा को ही वो रिपीट कर रहे हैं। तो इस रमजान में भी सुनो चंदा ही है, और वो 2 एपिसोड्स चलेंगे एवरी डे, 10 से 12 मेरे ख्याल में ये टाइम है, या क्या टाइम है आई डोंट नो, टाइमिंग का मुझे नहीं पता। और वो दोनों सीजन्स जो हैं वो एक ही ये रमजान में खत्म करेंगे, 15 दिन में सीजन 1 और 15 दिन में सीजन 2। बट आप ये कह रहे हैं कि सीजन 3 ऑन द कार्ड्स है, अगले साल भी हो सकता है कि आए। देखिए अभी लिखना तो शुरू नहीं किया, और अब देखिए हालात जैसे होते हैं पता थोड़ी लगता है। अगर हम सीजन 3 अभी कर रहे होते, सपोजिटली अगर कर रहे होते, तो ना कर पाते ना। तो आप तो बिल्कुल 2 दिन बाद की बात नहीं अब कर सकते, क्या आप अगले साल की बात करें। बट यू सेइंग कि ये दिल मेरा के एटलीस्ट 5-6 एपिसोड अगर हम और एक्सपेक्ट करें तो इंशाल्लाह ईद तक तो ये दिल मेरा है हमारे पास, कहीं नहीं गया। ईद तक है। ईद तक तो है। ईद पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप फिनाले करेंगे, जैसा जितना मैं आपको जानता हूँ मुझे आपकी स्माइल से पता लग गया, ये ईद पे आएगा फिनाले। अब हो सकता है आगे चला जाए एक हफ्ते। ठीक है, चले एटलीस्ट रमजान में हमारे पास ये दिल मेरा होगा। आप देख रहे होंगे, आप अपने स्लॉट पे देख रहे होंगे उसको। ठीक है, जाते जाते आपका अगला प्रोजेक्ट है मुश्क, आप उस पे काम चल रहा था, आपके और मेरे दोनों के फेवरेट इमरान अशरफ ने लिखा है, उसका क्या हुआ? क्वारंटीन की वजह से एपिसोड काफी हद तक शूट तो कर लिया था आपने? हम तकरीबन 70-75% शूट कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जिस तरह ही ये शुरू होगा तो हम उसकी जो रिज्यूम करेंगे शूट को, इंशाल्लाह ये सबके हालात ठीक हो जाएं थोड़े से, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा आया है वो, आप आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ चीजें डेफिनेटली। तो अच्छा निकल के आ रहा है, लेट्स सी, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी एब्सोल्युटली। जिस तरह वो मोहब्बत की कहानी है, उसमें भी सास बहू ये वो नहीं है, वो मेरा जॉनरा ही नहीं है वो बेसिकली करने के लिए, वो मुझे समझ नहीं आती वो कैसे किया जाए। तो इसकी कहानी थोड़ी फर्क है, ये मोहब्बत के बहुत से मुख्तलिफ एंगल्स दिखाए हैं। वो आपने शुरू में कहा ना कि जब कुछ टेढ़ा करना होता है तो फिर आपको कहते हैं सारे कि आ जाए भाई एहसन भाई, किधर हैं आप, कर लें। तो इस बार इमरान ने कुछ टेढ़ा सोचा तो हमने कहा अच्छा चलो यार आ जाओ फिर अब कुछ करते हैं। तो इमरान ने बहुत खूबसूरत लिखा है, उसके डायलॉग उसकी ट्रीट होंगे, और आई एम श्योर आप हर एपिसोड में सोचेंगे कि अच्छा मैं इस पर कौन सा डायलॉग लगाऊं। अच्छा, इमरान नाराज ना हो जाए मेरे से, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा, थोड़े से क्लिप्स मैंने इक्का दुक्का देखे हुए, डायलॉग्स मैंने सुने हुए, अब वो नाराज ना हो जाए मेरे से, बट इट लुक्स ग्रेट मैंने जो देखा है इक्का दुक्का। सोचेंगे कि अच्छा मैं अब लिखते हुए लगाऊं कौन सा डायलॉग, कौन सा लगाऊं ऊपर। बहुत जबरदस्त है।
आई नो। बहुत खूबसूरत लिखा। बट एहसन भाई, ये लॉकडाउन की वजह से क्या हम अब एक्सपेक्ट करें कि जो ड्रामे जैसे आप कह रहे हैं मुश्क 75% शूट हो गया है, तो जब तक ये लॉकडाउन उठ नहीं जाता तब तक हम देयर इज नो चांस कि वो ऑन एयर हो? बिकॉज लॉकडाउन की भी हमें समझ नहीं आ रही कि अभी तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी है कि पता नहीं कब उठे, क्या हो क्या ना हो। तो लेकिन दैट ऑलवेज हाउ आर यू सीइंग द डायनामिक? ये जो नए ड्रामे आने थे, जो आधे शूट हुए में है, ये सब रुक गया काम, क्या होगा? असल डायनेमिक्स तो अब बदल जाएंगी सारी। इस क्वारंटीन की वजह से सारी पूरी इंडस्ट्री की डायनेमिक्स चेंज होंगी, और जो समझते हैं कि वो, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल, वो चेंज आएगा ही आएगा इसकी बात। अब वो चेंज अल्लाह करे कि वो सबके फेवर में हो, वो चेंज अल्लाह करे कि वो सबके फेवर में हो। बाकी इट लाइज विद द स्टेट कि वो कब कहते हैं कि जी इसको खोले क्वारंटीन को और फिर आप सेफली काम शुरू करें। मगर यह है कि ऑब्वियस सी बात है, जो लोग न्यूज वाले हैं, जो इंफरटेनमेंट वाले हैं, वो निकल के कर रहे हैं काम, एक जिहाद कर रहे हैं वो। और हम ज्यादा देर बंद रख भी नहीं सकते टेलीविजन को, बिकॉज कितना रिपीट देखेंगे लोग। और अगर ये रिपीट हमने लगाना शुरू कर दिया ज्यादा, तो लोग फिर वही होगा। देखें जिस तरह अभी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो ट्रिपल हो गई, इफ यू नो दैट। तो सब अगर उस तरफ चले गए तो फिर टेलीविजन की तरफ कौन वापस आएगा? सो ये बहुत जल्दी सोचना होगा कि और भी गम है जमाने में न्यूज के सिवा, रातें और भी हैं 9 बजे की खबरों के सिवा। 8 बट एनी चांस के मुश्क हम देख सकें नियर फ्यूचर, लॉकडाउन खत्म हो ना हो? व्हाट आई फील इज जून में, इंशाल्लाह जून। इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बाकी सब ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एहसन भाई, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इसलिए बिकॉज आपसे हमेशा खुली दुली कॉन्वर्सेशन होती है। जितने मर्जी सख्त सवाल मैं आपसे पूछ लूं, जवाब आप हमेशा देते हैं और मुस्कुरा के देखते हैं। सो जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अप हियर एंड अच्छी चिट चैट हो गई, मजेदार। आई होप आप सेटिस्फाई हो गए होंगे कुछ सवालों से, कुछ मैं जवाबों हो से। गया हूँ। मेरे ज्यादातर सवाल अभी खैर आखिरी 2-3 एपिसोड को लेके, एक तो यही था कि ऐना क्यों रुकी है, वो आपने बता दिया। दूसरा सवाल ये था कि सबूत जो इल्जाम लगाता है वो उसी ने देने होते हैं, वो भी आपने मुझे बता दिया। तीसरा सवाल एक है, वैसे चले आपने अब छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे कि मीर फारूक जितना खतरनाक है, ये उसी वक्त ऐना को क्यों नहीं ले गया उठा के अपने साथ? अब वो ढूंढता फिर रहा है कि किधर गई किधर गई किधर गई, तो उसी वक्त उसने क्यों नहीं उसको ले लिया साथ? He refused. ओहो, तो अभी भी वो कौन सा कह रही है कि आप पापा मुझे आओ और ढूंढो और मुझे ले लो? वो अभी भी तो यही कह रहा है ना कि मुझे वो तो जाना भी नहीं चाह रही, वो तो जाना भी नहीं चाह रही। और तो वो ये वहां भी उसने रिफ्यूज कर दिया था जब वो आया था। और जब उसने उसको तौलिया पकड़ाया कि ये लो, तो वहां उसका वो बॉडी लैंग्वेज जान गया था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कि ये इस वक्त किसी और मूड में है। और वो उसके हाँ, घर में था तो पता नहीं कर सकता था वो। तो वो और वहां उसकी बेटी ने उसको वहां डिच कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो वहां उसको तो ये नहीं पता था कि एकदम गायब ही हो जाएंगे, उसको तो था यही रहेंगे। तो जबरदस्ती वो नहीं करेगा मीर फारूक ऐना के साथ? हाँ, जबरदस्ती नहीं करेगा मीर फारूक ऐना के साथ? ना के साथ कैसे जबरदस्ती कर सकता है? वो तो वो तोता है जिसमें उसकी जान है। बट जब वो देखे कि ऐना की जान को खतरा है और उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि मान बड़ा खतरनाक आदमी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसको ला सकता है ना अपने पास। वो डिसीजन लेके तो आया था लेने के लिए उसको। वो मोमेंट उसने लिया, अमान ने वही एक टाइम लिया और उसके बाद उसको लेके भाग गया। हम्म। चले, रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द टू फॉर द स्टोरी टू अनफोल्ड। और मैं तो हर एपिसोड उसी जैसे ही आती है फौरन घंटे बाद यूट्यूब पे देख लेता हूँ। मेरे से टीवी पे नहीं देखी जाती, ऐड बड़े आते हैं, बट यूट्यूब पे मैं देख कल तो लेता हूँ एक। 8 घंटे में हम लोग 2.2 मिलियन पे खड़े थे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ये तो गोज विदाउट सेइंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है ड्रामे की, लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं, सो आपको मुबारक हो। टू ऑल माय फैंस, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया सबका जो इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं फरत आपा की तरफ से भी आप लोगों का, की तरफ से भी आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि आप लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं और हमारी गलतियों को दरगुजर करते हैं। हमारा भी सारा प्यार आप पूरी अपनी टीम तक पहुंचा दिएगा, फरत साहबा,
मोमिना जी, सबको आप हमारा जरूर पहुंचाइएगा। Definitely I will. Definitely I will. Thank you so much, Hassan. थैंक यू हसन भाई, टेक केयर। Always a pleasure talking to you. सेम हसन भाई, खुदा हाफिज। Hafiz.